एक बार पुनः है आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ISLM मॉडल के बारे में। साथियों, अर्थशास्त्र से संबंधित समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में ISLM मॉडल से प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हम ISLM मॉडल होता क्या है, इसके संबंधित मैथमेटिकल अप्रोच और डायग्रामेटिक अप्रोच, जिसमें इससे स्लोप से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपसे मेरी ये अपील रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और संभवतः मैंने पूर्णतः प्रयास किया है कि ISLM मॉडल की अपन विस्तृत चर्चा कर पाएँ। कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनसे भी हम साथ ही साथ रूबरू होंगे और इसमें हम इसके मैथमेटिकल अप्रोच और डायग्रामेटिक पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि इसकी जो महत्वपूर्ण अप्रोच में हम देखें कि सबसे पहले ये ISLM मॉडल है, ये हिग्स हैंसन मॉडल के हम देखेंगे, क्योंकि ये ISLM मॉडल है वो हिग्स हैंसन के द्वारा तैयार किया गया है। इससे जुड़ी हुई जानकारी पर भी हम बात करेंगे। ये एक द्विआयामी 2 डायमेंशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है। द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल कैसे हैं, उस पर भी हम डायग्रामेटिक और मैथमेटिकल चर्चा करेंगे। ये जो मॉडल है, जैसा कि आपने देखा होगा, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, जो कि एक ओपन इकोनॉमी को लेकर बात कर रहा है, ये है जो एक बंद अर्थव्यवस्था को लेकर और एक अल्पावधि में, यानी हम देखें, हम इसको एक शॉर्ट रन की स्थिति में ब्याज दर और आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आउटपुट है यानी हम देखें जो आय है उसके मध्य के जो रिलेशन है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, ये इसमें हम देखें ये जो IS और LM है वो किस तरीके से नाम पड़ा है। IS पड़ा है, हम देखें I का इन्वेस्टमेंट से पड़ा है और S का पड़ा है सेविंग से। ठीक है, और आखिरकार IS के मध्य किस प्रकार का रिलेशन है, जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के मध्य किस प्रकार से रिलेशन है और उससे IS वक्र किस प्रकार डेरिवेट हुआ है, डेरिवेशन उसका किस प्रकार से हुआ है, उसको भी हम आगे हम इसकी विस्तृत बात करेंगे। लेकिन एक मोटे मोटी हम इससे जुड़ी हुई जानकारियों पर हम बात कर रहे हैं। अगर LM की बात करें तो L का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसको हम देखें हिंदी में बात करें तो तरलता अधिमान या तरलता वृत्तियाँ बात करेंगे। और दूसरा M का मतलब है मनी सप्लाई, यानी धन की आपूर्ति। इन IS और LM, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी जहाँ ये आपस में कटाव कर रहे हैं, उनके एक सामान्य संतुलन को ये दर्शा रहा है। यानी आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार IS वक्र है और ये LM वक्र, ये IS हो गया, LM, ये जो आपस में किस प्रकार से इनका टकराव है, उनको लेकर एक सामान्य संतुलन, एक जनरल इक्विलिब्रियम की बात इसके अंदर की जाती है। और इसमें देखते हैं कि वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार, दोनों में एक साथ संतुलन को देखा जाता है। वस्तु की बात करें तो गुड्स मार्केट और मुद्रा की बात करें तो मनी मार्केट, जिसको हम ये कहें कि ये रियल एंड मॉनेटरी मार्केट, यानी वास्तविक और मौद्रिक बाजार का एक प्रकार से ये एकीकरण है। ठीक है, ISLM मॉडल को लेकर यहाँ तक। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ। एक यानी यहाँ हम देखें ISLM मॉडल से जुड़ी हुई एक सामान्य जानकारी है, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि वास्तविक एवं मौद्रिक बाजारों का एकीकरण है। इससे जुड़े हुए 4 ऑप्शन है: पेरेटो गुणांक, पेरेटो कुशलतम बिंदु, हिग्स हैंसन द्वारा ISLM मॉडल और मार्शल पिगू द्वारा ISLM मॉडल। अंग्रेजी में इज द इंटीग्रेशन ऑफ द रियल एंड मनी मार्केट। इन दोनों के एकीकरण को पेरेटो कोफिशिएंट, पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट, ISLM बाई हिग्स हैंसन और फोर्थ है ISLM बाई मार्शल पिगू। आपको इसमें से सही जवाब बताना है कि इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा।
तो एक इससे जुड़ी हुई सामान्य जानकारी को लेकर एक प्रश्न मैंने रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हिक्स हैंसन द्वारा दिया गया है। और ये एक हम देखें गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को लेकर, उनके इक्विलिब्रियम को लेकर इसमें ISLM में बात की जाती है, और किस प्रकार बात की जाती है उसकी विस्तृत हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आगे हम बात करें इसमें कि इस ISLM मॉडल आउटपुट पर विभिन्न मांग परिवर्तन, यानी आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होगा, IS में किस प्रकार से LM होगा, और उसके आधार पर हम देखेंगे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी है वो किस प्रकार से इफेक्टिव होगी, यानी उनका हम देखेंगे किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्थिरता लाई जा सकती है। इसके आधार पर हम देखेंगे अल्प अवधि में राष्ट्रीय आय में बदलाव की व्याख्या किस प्रकार से इसका यूज होगा। इस मॉडल का उपयोग उचित स्थिरीकरण की नीतियों के लिए संभावित स्तरों का सुझाव देने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है। किस प्रकार से स्टेबिलिटी लाई जा सकती है उस अप्रोच को लेकर कि कहाँ हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी काम देगी, कहाँ फिस्कल पॉलिसी काम देगी, उससे जुड़ी हुई बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और यह मॉडल है वो हम देखें एक सामान्य जानकारी 1937 में जॉन हिक्स द्वारा विकसित किया गया, और बाद में केन्जियन जो व्यापक जो हम केन्जियन अप्रोच की बात करते हैं उसके गणितीय प्रतिनिधित्व यानी मैथमेटिकल एक के रूप में एल्विन हैंसन द्वारा विस्तारित किया गया, एक गणितीय यानी मैथमेटिकल के रूप में इसको आगे विस्तृत किया गया। 1940 और 1970 के दशक के मध्य के बीच ये व्यापक आर्थिक विश्लेषण का अग्रणी ढांचा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ISLM मॉडल से जुड़े हुए दो व्यक्ति हैं, हिक्स हैंसन, हिक्स भी आ गया और हैंसन भी आ गया है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई एक सामान्य जानकारी जिस पर हमने बात की है उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसका एक संभावित प्रश्न यानी विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा गया था वो आपके सामने मैंने रखा है। अब हम केवल सबसे पहले IS वक्र पर बात करेंगे। IS वक्र है क्या, ठीक है, उसकी स्लोप किस प्रकार से निर्धारित होगा, उसका समीकरण किस प्रकार से होगा, उन पर हम बात करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होगी। IS वक्र की एक सामान्य जानकारी हम देखें तो IS वक्र है वो आय और जो ब्याज की दर है यानी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनके उस कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, जहां हम देखें वस्तु बाजार साम्य की स्थिति में हो। यानी यहाँ जो IS वक्र है वो किस मार्केट को लेकर चलता है, हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट्स यानी गुड्स मार्केट को लेकर चलता है, और उन पॉइंट्स की बात करता है जहां जो कि किन के बीच में इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मध्य के बीच के एक मतलब उनके रिलेशन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब जिसमें हम देखेंगे कि निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट और सेविंग वो क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कुल व्यय और कुल आय यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, जो अर्थव्यवस्था का वस्तु बाजार संतुलन कहलाता है, यानी कमोडिटी मार्केट यानी गुड्स मार्केट है। ठीक है, इसको हम देखें तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, वास्तविक क्षेत्र यानी रियल सेक्टर को भी ये कहा जाता है। ठीक है, तो IS वक्र और जैसे ही इसके डायग्रामेटिक और मैथमेटिकल अप्रोच हम देखेंगे तो बिल्कुल ये बड़ी इजीली हमें समझ में आएगा। यहाँ हम देखें यह आय और ब्याज की दर के बीच में नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है, कौन, ये IS वक्र। ठीक है, इस IS वक्र के यहाँ से जुड़ी हुई एक प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा, तो उसको भी आप देखिएगा कि द IS कर्व शो यानी IS वक्र निम्नलिखित में से दर्शाता है। ए ऑप्शन है ब्याज दर व आय के स्तर के मध्य धनात्मक संबंध, ब्याज दर व आय के स्तर के मध्य ऋणात्मक संबंध, ब्याज दर व निवेश के स्तर के मध्य धनात्मक संबंध, और ब्याज दर व निवेश के स्तर के मध्य ऋणात्मक संबंध। अंग्रेजी में बात करें द IS कर्व शो यानी पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम। नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट या लेवल ऑफ इनकम। तीसरा ऑप्शन है
पॉजिटिव रिलेशन की बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और चौथा बात ऑप्शन है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से एक प्रश्न ये भी है जो अभी तक हमने आईएएस वक्र के बारे में पढ़ा वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपकी इससे जुड़ा हुआ सही जवाब आपको देखना है। अब हम इस आईएएस वक्र का मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे और उसका डायग्रामेटिक अप्रोच देखेंगे। उस साथियों, आपसे पुनः मैं अपील करता हूँ इस वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा। बड़ी आसान और सरल तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और संभवतः हमें समझ में भी आएगा, और इनके प्रश्नों की भी साथ साथ हम चर्चा करते जाएंगे। और आपसे मेरी अपील ये भी है कि आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे ये पता चले कि हम जो चाहते हैं उस रास्ते पर अपन चल रहे हैं या इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, उसका आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आईएएस वक्र के डायग्रामेटिक डेरिवेशन को देखेंगे कि किस प्रकार आईएएस वक्र बनाया गया है। इसके लिए मैंने ये 4 डायग्राम को लिया है। इसमें ये जो पहला भाग है, इसमें मैंने ये जो आई कर्व है वो बनाया है, जो निवेश इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रहा है। चूँकि हम जानते हैं, जैसा कि हमने केन्ज में पढ़ा था, किन्स में पढ़ा है कि ये जो निवेश है वो आर के इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। इस बात को अपन जानते हैं। इसके बाद में हमने एक और वक्र बनाया है, उसको हम देखें। ये वाला ये बचत का है। चूँकि हमने किन्स में देखा था, हम जानते हैं कि ये बचत है वो किसका, आय का फलन होती है। चूँकि ये यहाँ से आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से आरंभ करते, क्योंकि यहाँ हम आय को दर्शा रहे हैं और यहाँ हम बचत को दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ से आरंभ करते तो शून्य आय पर भी कुछ ना कुछ बचत होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने किन्स के अंतर्गत देखा था कि शून्य आय है तो उस पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ उपभोग करता है, तो बचत तो कहाँ से होगी। इसलिए ये एस बचत वाला यहाँ से हमने बनाया है। इसके अलावा एक और यहाँ हम देखें, ये 45 डिग्री की एक लाइन, जिसको हम कहेंगे इस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। क्योंकि जैसा कि आपने किन्स के अंतर्गत देखा होगा, वाई वाली रेखा जिसको 45 यानी एग्रीगेट सप्लाई वाली, क्योंकि ये अब ये बात आई कहाँ से, एस बराबर आई यहाँ से आया क्यों? क्योंकि इसको हम देखें कि किन्स में हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या होता है, सी प्लस आई, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। और ए एस बराबर क्या हुआ, सी प्लस एस, यानी वाई बराबर, क्योंकि या तो कंजप्शन कर लिया जाता है या सेविंग कर ली जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये कितना है, सी प्लस आई, और इधर हो गया सी प्लस एस। तो आई से आई, ये सी से सी कैंसिल, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, आई बराबर एस, ठीक है। तो यह वो लाइन है जहाँ अपन देखें एस बराबर आई है, तो वो यहाँ से इस प्रकार से, आपने किन्स में ये भी पढ़ा होगा कि ये 45 डिग्री थी, ठीक है, और ये आपकी कौन सी रेखा, एग्रीगेट डिमांड की रेखा, क्योंकि इसको सी प्लस आई। तो इस पॉइंट पर हम देखें तो क्या होगा, इस पर क्या होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। अब इससे जो आईएएस वक्र है वो किस प्रकार से बनेगा उसको देखेंगे हम, और किस प्रकार से इन सब से निर्भर भी है, किस प्रकार से ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने देखा कि ये गुड्स मार्केट को लेकर, कमोडिटी मार्केट्स को लेकर दर्शा रहा है, जहाँ इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट को दर्शाएगा। तो आप देखें, अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति में ये इन्वेस्टमेंट है, और चूंकि यहाँ हम देखें, यहाँ आई दर्शा दें, यहाँ एस, ठीक है, तो ये आई हो गया और इसके बराबर ये क्या हो गया, एस, ठीक है, और यहाँ ये आ गया वाई, यानी इस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये ओ वाई आई है, और इस पॉइंट को इन दोनों के ए दे दे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम देखें कि गिरावट हुई है, ठीक है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में गिरावट होगी तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बढ़ा तो ये यहाँ I1 हो गया और ये हो गया S1, और ये Y1। इस R1 और Y1 के पॉइंट को हमने B पॉइंट दिखाया है, और ये हमारा क्या, कौन सा वक्र प्राप्त हुआ, IS वक्र प्राप्त हुआ। क्योंकि इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ भी I बराबर S है, क्योंकि यहाँ दोनों को बराबर लेकर चल रहे हैं, और यहाँ भी I बराबर S है, दोनों यहाँ है। अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर यहाँ कमी हुई है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी तो आपने गुणक प्रभाव देखा होगा, मल्टीपल प्रभाव देखा होगा, गुणक प्रभाव। तो उस गुणक प्रभाव के कारण क्या होगा कि इस आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये जो IS कर्व है वो इस बात को दर्शा रहा है कि जिस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार आय निवेश में परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप आय में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ हम सीधा साधा संबंध देखें तो R और Y के मध्य आपस में रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि IS वक्र का स्लोप किससे निर्धारित होता है, स्लोप की बात करेंगे हम। ठीक है, और ये शिफ्टिंग किस प्रकार से होगा, ये IS वक्र यहाँ से आगे की तरफ किस प्रकार जाता है और यहाँ से पीछे की तरफ किस प्रकार से जाता है, और ये IS वक्र का स्लोप का क्या मतलब है, उस स्लोप से क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न है, ये प्रश्न कि IS वक्र को व्युत्पन्न करने का प्रथम भाग है, यानी ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व द फर्स्ट पार्ट। तो क्या हुआ फर्स्ट पार्ट, विनियोग फलन जो कि विनियोग व ब्याज दर में धनात्मक संबंध को यानी यहाँ ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मध्य कैसा पॉजिटिव रिलेशन, या विनियोग फलन जो कि विनियोग व ब्याज दर में विपरीत संबंध को, नेगेटिव को दर्शा रहा है, या बचत फलन है या मांग फलन है। तो इसमें प्रथम भाग कौन सा है, आप इन चारों में से ये प्रथम भाग है, और वो इन्वेस्ट फंक्शन है, वो किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट और निवेश में किस प्रकार से संबंधित है उसको लेकर यहाँ बात की गई। इसको दर्शाने का एक दूसरा तरीका है, दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है, उसको हम देखेंगे। ये सेकंड डायग्राम है, उसके माध्यम से भी IS वक्र को हम ऊपर वाले डायग्राम में हमने यहाँ Y और यहाँ S और I को दर्शाया है, नीचे वाले में हमने R और Y, क्योंकि IS वक्र बनाएंगे तो ये ऋणात्मक। अब ये हमने बनाया है एक वक्र I वक्र, क्योंकि यहाँ I वक्र और Y के बीच में, I और Y के बीच में हम यहाँ रिलेशन को देख रहे हैं। ऊपर आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ I वक्र आपने नेगेटिव स्लोप का लिया है, तो यहाँ कैसे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ हम क्या है I के मध्य रिलेशन देख रहे थे, और यहाँ ये किसको दर्शा रहा है, I और Y के बीच में, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इन दोनों के बीच में ये यहाँ Y का निर्धारण हुआ है। ठीक है, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हम माने कि 6% है। ठीक है, ये 6% हम ले लें यहाँ। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लो कि कमी होगी तो निश्चित रूप से ये I कर्व है, वक्र है, वो कहाँ की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर, यानी ये 4% हो जाए तो इस प्रकार से, तो ये ऊपर वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये Y1 हो गया, ये Y1 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हुई है, कमी हुई है, 4% हुई है। ठीक है, ये A पॉइंट दे दें, ये B पॉइंट दे दें। ठीक है, और यहाँ हम और कमी होगी तो ये I ऊपर चला जाएगा, I वक्र। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मान लो कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 2% हो गई, ये 2% ले लें यहाँ, तो ये C हो गया। तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो ये हमारा IS वक्र। तो इस A पॉइंट पर भी देखें तो S बराबर I है, और B पॉइंट पर भी देखें तो S बराबर I है, और C पॉइंट पर भी देखें यहाँ S बराबर I है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हुई है, गिरावट हुई है, जिससे कारण निवेश बढ़ा, और निवेश बढ़ने के कारण क्या बढ़ा है, Y बढ़ा है। तो इस प्रकार ये दो डायग्राम के तरीके से, ऊपर वाला सरल लगे तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं, नीचे वाला लगे तो हम यहाँ इसको समझ। अब हम
जो आई एस वक्र है उसका डायग्रामेटिक देखेंगे कि किस प्रकार से आई एस वक्र बना है, और उसको हम देखें तो हमने देखा कि C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा है, ये A ऑटोनोमस कंजप्शन है, B आपकी हो गई MPC और Y हो गई I इनकम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। MPC हम जानते हैं, जिसके बारे में मैंने पूर्व में वीडियो बना दिया है। और एक जो इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, जिसमें हम देखते हैं I0 माइनस ER। ठीक है, यहाँ I0 है, वो हम देखते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वायत्त विनियोग है, यानी I स्वायत्त विनियोग ऑटोनोमस हो गया, और ये R आपका हो गया ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये एक प्रकार से कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जो हम देखते हैं कि ब्याज की दर में परिवर्तन के फलस्वरूप निवेश की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, अर्थात परिवर्तनशीलता है, उसको दर्शाता है। अब ये है क्या संवेदनशीलता, इसको मैं इसकी पूरी अप्रोच करने से पहले मैं यहाँ आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि क्या है ये। दो डायग्राम मैं यहाँ लेता हूँ। अब यहाँ देखें, एक आई वक्र ये है और एक आई वक्र ये है। आई एस की बात नहीं कर रहा, आई एस वक्र की बात नहीं कर रहा, आई वक्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पर ही आई एस वक्र निर्भर है। यहाँ हम देखते हैं कि इस आर पर वाई आय है, आई है, निवेश है, और इसमें R1 हो गया और ये निवेश है वो I1 हो गया। ठीक है, और यहाँ हम देखें, यहाँ R पर निवेश I है और यहाँ R1 होने पर निवेश हो गया I1 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि कहाँ हम इसमें जो सेंसिटिव है, वो संवेदनशील मामला कौन सा है, ये है ज़्यादा। क्योंकि यहाँ हम देखें कि आर में थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी गिरावट हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो जो आर की संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं वो यहाँ ज़्यादा है, जिसको हम ई से दर्शा रहे हैं। समझ के बात, तो ये वो पार्ट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, जिसकी आगे हम बात भी करेंगे। अब यहाँ देखें, इसका स्लोप ज़्यादा है कि इसका स्लोप, यहाँ स्लोप अधिक है, इस पर स्लोप अधिक है। ठीक है, और यहाँ स्लोप क्या है, कम है। स्लोप आप हाल जानते हो। ठीक है, यहाँ स्लोप अधिक है, लेकिन स्लोप अधिक है, लेकिन यहाँ संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता क्या है, कम है। संवेदनशीलता कम है, लेकिन कम है यहाँ, लेकिन यहाँ ढाल अधिक है, तो संवेदनशीलता क्या है, यहाँ अधिक है। ठीक है, संवेदनशीलता अधिक है, और संवेदनशीलता अधिक है तो इसको कहेंगे हम इलास्टिक, ज़्यादा लोचदार है, और ये है कम लोचदार, कम लोचदार। या इलास्टिसिटी है वो कम है और यहाँ इलास्टिसिटी अधिक है, यहाँ लोचदार। क्योंकि इलास्टिसिटी हमने क्या पढ़ी थी, लोच क्या होती है इलास्टिसिटी, हमने ये देखा कि दो वेरिएबल होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, जिसमें एक तो हमने देखा था कि एक तरफ तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, आश्रित चर बोलते हैं, और एक तरफ हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, स्वतंत्र चर बोलते हैं। अब जैसा कि हमने मांगफलन पढ़ा था, तो यहाँ डिमांड आता था, यहाँ आती थी प्राइस आती थी। तो क्या पढ़ते थे कि डिमांड का चेंज अपॉन पी का चेंज। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ तो आप इसमें देखोगे डिमांड है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और पी प्राइस हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, यानी प्राइस में चेंज होने के कारण किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने के कारण निवेश में, यानी आप देखोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ आई और आर, यानी यहाँ आर तो हो गया आपका स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आई क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप देखते हो कि जो आपका जो चेंज स्वतंत्र चर है वो नीचे आता है,
और जो आश्रित चर है जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वो कहाँ आता है, आई ऊपर आता है। इसका मतलब यहाँ आई का चेंज बड़ा है और आर का चेंज इस पर क्या है, छोटा है। यानी आर का चेंज छोटा है और आई का चेंज बड़ा है। इसका मतलब यहाँ जो लोच है वो क्या आएगी, अधिक आएगी। ठीक है, आप ध्यान में रखना, अधिक है यहाँ, संवेदनशीलता अधिक है, लोच अधिक है, लेकिन ढाल क्या है, यहाँ कम है। परंतु यहाँ देखेंगे तो संवेदनशीलता कम है, इसका मतलब आई का चेंज ऊपर वाला कम है और आर का चेंज अधिक है। इसका मतलब यहाँ लोच क्या है, कम है। इससे संबंधित भी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, उसको भी आप देखिएगा। जैसा कि यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि आईएस वक्र की ढाल निर्भर करती है सरकारी व्यय के स्तर पर, ब्याज दर के प्रति वास्तविक मुद्रा शेष के लिए मांग की संवेदनशीलता पर और निवेश की ब्याज संवेदनशीलता पर। तो अंग्रेजी में यहाँ देखिए कि स्लोप किस पर निर्भर कर रहा है, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस टू द इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैंने बताया इसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। इस प्रकार हमने यहाँ इन दोनों के बारे में बात कर ली। अब यहाँ इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि y बराबर क्या होता है, c प्लस आई। ठीक है, और यहाँ हम देखें y इक्वल्स टू c क्या है, c यहाँ से ये ले लिया a प्लस बी वाई, और i क्या है, i o माइनस ई आर। ठीक है, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बी वाई को इधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा, y माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई जीरो माइनस ई आर। ठीक है, और यहाँ इनमें दोनों में हम देखें y कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस यहाँ 1 बचा और यहाँ b बचा, तो a प्लस आई जीरो माइनस ई आर। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि y बराबर क्या हो गया, इसको इस तरफ ले जाएं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस बी, और यहाँ हो गया a प्लस आई जीरो माइनस ई आर। ये शेष बचा हुआ भाग यहाँ आ गया और ये अपूर्ण में यहाँ आ गया। तो ये इस प्रकार से ये हमारा जो निकल कर आ रहा है वो आईएस वक्र का क्या है, एक समीकरण, इक्वेशन यहाँ निकल कर आ गई। चूँकि आप क्या जानते हैं कि 1/1 माइनस बी क्या है, एमपीसी, और ये किसका मान होता है, गुणक का मान होता है। ठीक है, इसको गुणक कहते हैं, गुणक। ठीक है, ये गुणक का मान यहाँ आपका प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके समक्ष में रखता हूँ। ठीक है, वो देखा गया है, यदि उपभोग फलन ये है और निवेश फलन इस प्रकार से है तो आईएस वक्र क्या होगा। इसका हम मैथमेटिकल अप्रोच भी देखें तो ये कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है और आईएस कर्व आपसे पूछा गया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ आप देखोगे c इक्वल्स टू दे रखा है 0.8y और i दे रखा है आपका 102 माइनस 0.2i। ठीक है, यहाँ i का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और ये 0.2 है आपका ई, जो अभी हमने देखा था, जो एक तरह से उसकी जो संवेदनशीलता है ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो सेंसिटिविटी है उसको यहाँ ई के द्वारा दर्शाया गया है। यानी यहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी y बराबर c प्लस आई, और y यहाँ ये c का मान दे रखा आपका कंजप्शन का 0.8y, और ये दे रखा यहाँ हम रख देते हैं 102 माइनस 0.2i। ये इधर ले आएँ तो क्या बनेगा, y माइनस 0.8y इक्वल्स टू, ये हमारा प्राप्त यहाँ ऐसा हुआ। और यहाँ हम देखें इसमें से ये 1y में से 0.2y माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ 0.2y, और ये इतना हो गया, ये यहाँ हो गया, और y बराबर यहाँ ये 0.2 है वो इन दोनों में, यानी यहाँ भी इसका डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी ये इसकी डिवाइडेशन हो जाएगी। तो हमारे सामने ये क्या प्राप्त होगा, y इक्वल्स टू, ये हमारे पास प्राप्त हुआ, इसमें डिवाइड करेंगे इसको तो ये हुआ इतना,
और ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्राप्त हुआ I। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो वो सही आंसर आप चेक कर लीजिएगा कि इतना ही इसमें प्राप्त हुआ है। अब तक हमारी इक्वेशन यहाँ तक पहुँच गई थी, जिसकी समीकरण की हमने बात कर ली थी 1/1 - b, और ये हमारा प्राप्त हुआ a + I0 - ER। यहाँ तक हमने देख लिया था। चूँकि इसका मान क्या होता है, ये क्या होता है, ये k गुणक हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, k का मान रख सकते हैं, और ये हो गया a + I0 - ER। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर ले आएँ तो y/k, और इधर बच गया a + I0 - ER। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करें इसको, तो इसको इस तरफ ले आएँ और इसको इस तरफ, तो क्या होगा, ये माइनस की है, नेगेटिव है, तो इस तरफ आते ही ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आप देखोगे ये इधर माइनस हो जाएगी, y/ क्या है, k, ये इधर हो गया। अब यहाँ हम e को इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, यहाँ r बच गया, तो ये इधर भी 1/e में आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ जॉइंट ले लें, और इधर भी ये, क्योंकि इसमें भी डिवाइड में आ जाएगा और इन में भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हम यहाँ इसको इसलिए लाए हैं क्योंकि हम r और y के बीच के रिलेशन को देखना चाहते हैं, क्योंकि r और y का रिलेशन ही क्या दर्शाता है कि उस IS वक्र के स्लोप को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें, इसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये आपके ऑटोनोमस, यानी ऑटोनोमस आ गया ये, जिसका मतलब वो होगा कि ये हम देखेंगे कि आय के लेवल पर जो इनकम है उस पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर नहीं करता है ना। चाहे वो आप विनियोग व्यय हो, चाहे सरकारी व्यय हो, चाहे उपभोग व्यय हो, यानी ऐसे, चाहे हम देखें ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है। ठीक है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार से सरकारी खर्च भी हो सकता है जो करना ही पड़ता है, उन पर हम वाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है, अगर इनमें किसी प्रकार का चेंजिंग आता है तो IS वक्र बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। परंतु हम यहाँ देखें ई और के तो क्या हो गया, जिसको हमने देखा कि गुणक है। ठीक है, और ई क्या है, वो ब्याज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की और के कारण जो वाई में चेंज होने वाले हैं उसकी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उसको दर्शाता है। इनमें चेंज होने पर उसका स्लोप चेंज होगा, और किस प्रकार होगा उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे, किस प्रकार से होगा। अब हमने देखा कि अगर उसकी पोजीशन देखनी है तो क्या होगा, a + I0, ये जो भी स्वायत्त ऑटोनोमस है उसको देखेंगे। और स्लोप की बात करें तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें है नहीं, तो क्या प्राप्त होगा हमारा, y के साथ y का चेंज करेंगे तो क्या होगा, अवकलन आप जानते होंगे। ठीक है, वो किया तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1/e के प्राप्त हुआ, क्योंकि y के सापेक्ष इसका अवकलन हम कर रहे हैं, तो y का y के सापेक्ष क्या होगा, 1, और ये बच गया यहाँ, इसमें y नहीं है तो इस वाले पार्ट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया हमारे पास, ये प्राप्त हुआ। तो ये स्लोप को दर्शा रहा है। ठीक है, और स्लोप किन पर निर्भर कर रहा है, e के और k के मान पर। ठीक है, इन पर निर्भर कर रहा है। अगर इनका मान अधिक होगा, ई का मान अधिक होगा या के का मान अधिक होगा, तो स्लोप इसका अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शाया, मान लीजिए एक ये है, ठीक है, इसका स्लोप अधिक है, इसका स्लोप क्या है, कम है, इसका स्लोप कम है, और इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। लेकिन यहाँ स्लोप क्या है, कम है, इसका मतलब स्लोप कम है, इसका मतलब यहाँ आर में चेंज होने के कारण इन्वेस्टमेंट में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ ई का मान क्या है, अधिक है। अगर ई का मान अधिक होगा तो स्लोप क्या होगा, कम होगा, और स्लोप कम होगा इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है, लोच है, वो क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि स्लोप और आप देखोगे लोच में, इलास्टिसिटी में क्या होगा, अपोजिट संबंध होता है। तो ये आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा। तो ये इसका स्लोप हो गया है। अब आप यहाँ देखें कि IS वक्र है
जो आई एस वक्र है वो किस प्रकार का होता है, नेगेटिव स्लोप का होता है, क्योंकि हमने आई एस वक्र को बनाकर देखा है कि किस प्रकार से आई एस वक्र बना है। पुनः मैं आपको आई एस वक्र दिखाना चाहता हूँ, ज़रा दोबारा देखिएगा। ये आई एस वक्र है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आय के बीच के किस प्रकार के नेगेटिव रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये आई वक्र जिस प्रकार से होगा, कितना आर के कारण इन्वेस्टमेंट में कितना परिवर्तन होगा, उसके प्रकार उस जैसा ही आई एस वक्र बनेगा। आप बना के देख लेना, इस आई एस वक्र को थोड़ा इस प्रकार से बनाकर देख लेना आई वक्र को, तो निश्चित रूप से आई एस वक्र भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि आर के कारण निवेश किस प्रकार से, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से प्रभावित होगा, ठीक उसी प्रकार से आई एस वक्र प्रभावित होता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब हम बात करें कि आई एस वक्र है वो नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटती है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे गुणक प्रक्रिया है वो आय में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। और ब्याज की दर और आय में ऋणात्मक संबंध इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये नेगेटिव स्लोप को ये आपका दर्शा रहा है। आगे इसमें बात करें हम, यहाँ हम अब आई एस वक्र के जो शिफ्टिंग की बात करेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो स्वायत्त विनियोग है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर वृद्धि होगी तो आई एस वक्र किस तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। और किस प्रकार से इस डायग्राम में हमने आई एस वक्र को देखा है, और आगे भी इस डायग्राम के माध्यम से हम देखें तो आप देखोगे कि यहाँ ये पहला वाला आई वक्र है और ये आई वक्र यहाँ हो गया। और जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ, किसके कारण आगे की तरफ बढ़ा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में के कारण नहीं है, यहाँ जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या की गई है, ग्रोथ की गई है। तो आप इस ग्रोथ को दिखाओगे इस ब्याज दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो यहाँ आपका जो आई एस वक्र है वो किस तरफ शिफ्टिंग को दिखाएगा, आगे की तरफ दिखाएगा। जो मैंने शुरू में बताया कि जो ऑटोनोमस चीज़ है, जो स्वायत्त है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उपभोग हो, चाहे सरकारी व्यय हो, उसके कारण अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा, अगर हम देखेंगे एक अच्छा परिवर्तन होता है, तो आई एस वक्र किस तरफ है, राइट हैंड के, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो स्वायत्त विनियोग है उसमें वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, स्वायत्त ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो आई एस कर्व है वो भी कहाँ चला गया है, आगे की तरफ चला गया है। हम देखेंगे कि स्वायत्त उपभोग में अगर वृद्धि हुई है, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, तो इसका मतलब है कि बचत में जो सेविंग्स है उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो इसका मतलब आई एस वक्र किसकी ओर बढ़ा है, राइट हैंड के, क्योंकि एक ही बात, ऑटोनोमस कंजप्शन बढ़ा है तो निश्चित रूप से सेविंग क्या हुई है, घटी है। तो इसके कारण क्या होगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा, और इसको हमने इस डायग्राम के द्वारा देखा है। यानी पहले ये एस वक्र इधर था और अब कहाँ चला गया, इधर की तरफ, यानी सेविंग में क्या हुई है, कमी हुई है। यानी पहले मतलब यहाँ जीरो हो रहा था और अब यहाँ जीरो हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो आई एस कर्व है वो किसकी तरफ चला गया है, राइट हैंड की साइड चला गया है। और इस प्रकार से ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक ऊपर बनाए उसके अनुसार ही आपको ये डायग्राम दोनों बनाने। ये जरा सा आप थोड़ा सा देखिए, जो आई एस कर्व है उसके स्लोप की बात करने जा रहे हैं। चूँकि हमने देखा कि डी आर अपॉन डी वाई इक्वल्स टू -1 अपॉन ई के, ये इसके स्लोप को दर्शा रहा है। और स्लोप में या ई हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उसको दर्शा रहा है, और के आपका गुणक है। इन दोनों में अगर ई में या के में किसी प्रकार का कोई चेंज होता है, उसका अपोजिट इसके स्लोप में चेंज होता है। और हमने ये देखा कि स्लोप और इलास्टिसिटी है उसमें भी अपोजिट संबंध होता है। जैसे हमने देखा था कि मांग की लोच की बात की थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी, तो वहाँ हमने देखा कि इसका स्लोप और ये डिमांड कर्व की बात करें और इस डिमांड कर्व की बात करें, तो इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, कम है, और इसका स्लोप क्या है, अधिक है। इसका ढाल ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, लेकिन लोच किसकी ज़्यादा है, ये अधिक लोचदार है, और ये है कम लोचदार है, ये वाला। ठीक है, तो स्लोप और जो लोच है उसमें अपोजिट संबंध है, अपोजिट रिलेशन है। अब यहाँ हम देखें कि ई जो संवेदनशीलता अधिक होगी, तो जो संवेदनशीलता अधिक होगी तो आई एस वक्र है वो इस प्रकार से होगा।
ठीक है, ई का मान या के का मान अधिक होगा या ई का मान अधिक होगा, या तो गुणक अधिक होगा या ई अधिक होगा या दोनों अधिक होंगे, तो आईएस वक्र इस प्रकार से होगा। और अगर ये दोनों कम होगा तो ऐसी स्थिति में आईएस वक्र इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ स्लोप इसका क्या होगा, ये यहाँ इनका मान अधिक है, इसका मतलब यहाँ स्लोप क्या है, कम है, और यहाँ स्लोप क्या है, अधिक है। किसका, आईएस कर्व का, आईएस वक्र का यहाँ अधिक स्लोप है। और तो इसका मतलब स्लोप यहाँ कम है तो ये लोचदार है, यानी आप देखोगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर भी आई कर्व में, आई यानी इन्वेस्टमेंट में अधिक परिवर्तन होगा, जिसके कारण गुणक प्रभाव अधिक क्रियाशील होगा और वाई में ज़्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा, आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में, इसमें देखिएगा, इसका बात करें इसका बात करें तो यहाँ संवेदनशीलता अधिक है और यहाँ संवेदनशीलता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण कम है, क्योंकि यहाँ इतना परिवर्तन हुआ और यहाँ आय में इतना परिवर्तन, यहाँ ज़्यादा परिवर्तन है। इसका मतलब यहाँ इसकी संवेदनशीलता ई का मान अधिक है और यहाँ कम है। स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप इसका ज़्यादा है, यहाँ स्लोप क्या है, कम है। ठीक है, इसका मतलब ये अधिक लोचदार है, अधिक लोचदार है, यानी ये एक फ्लैट टाइप का होगा और ये स्टेप टाइप का होगा, यानी एकदम लंबवत तरीके से होगा। इसी प्रकार ई में अगर कोई चेंज होता है, ई के चेंज को यहाँ देखें, ई के हम देखें तो उसके कारण भी ये स्थिति है, क्योंकि आप स्लोप को अगर समझ गए हैं तो उस बात को लेकर आप, अगर यहाँ हम देखें कि ब्याज के प्रति विनियोग में संवेदनशीलता शून्य, ई का मान 0 है, तो यहाँ आईएस वक्र क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल, यानी यहाँ डी आर अपॉन डी वाई, और ये मान होगा ई का मान 0 है, तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी वाई का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ स्लोप क्या हो गया, अनंत हो गया, क्या हो गया, स्लोप यहाँ अनंत हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका आईएस वक्र है वो वर्टिकल हो गया, स्लोप अधिक हो गया, यानी यहाँ संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है वो शून्य ले गई। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होने के कारण जो शून्य होगी, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होने के कारण आई में, इन्वेस्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देखें। ये इस प्रकार से ये वक्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके कारण आई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जो आईएस वक्र है वो इस प्रकार से आपका बन गया है। तो ये स्थिति भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ई की जो शून्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो आईएस वक्र है वो किस प्रकार से होगा, वर्टिकल होगा। और आप इसको डायग्रामेटिक भी देख सकते हो और ये अपने हिसाब से भी इसको करने का आप प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम देखें कि जब ब्याज के दर के प्रति जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, वो इन्फिनिटिव हो जाए, अनंत हो जाए, तो आईएस वक्र का ढाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम अनंत से डिवाइड करेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसको हम डायग्रामेटिक तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ इसका स्लोप अधिक हो गया तो यहाँ स्लोप इसका बिल्कुल शून्य हो गया, और शून्य हो गया, लेकिन यहाँ इसकी लोच है वो क्या हो गई, अनंत हो गई। तो आपका जो आईएस वक्र है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ, वो हो गया आपका हॉरिजेंटल प्राप्त हुआ है, हॉरिजेंटल। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में, कहने का मतलब आप ये देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से भी हम बिल्कुल समझ में आ रही है बातें। अगर हम देखें कि स्लोप क्या है, आपका स्लोप क्या है, बिल्कुल शून्य है, यहाँ स्लोप शून्य है, तो इसका मतलब यहाँ लोच अधिक होगी, क्योंकि मैंने बताया कि स्लोप और लोच में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है। तो इसी प्रकार के मान के द्वारा भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ के का मान देखें, के किसको दर्शा रहा है, गुणक को दर्शा रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ ये प्रश्न देखिएगा कि आईएस वक्र लंबवत हो यानी वर्टिकल हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निवेश ब्याज दर लोचदार होगी, निवेश ब्याज दर बेलोचदार होगी, निवेश पूरी तरह से ब्याज दर बेलोचदार होगी, है ना। तो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट रेट ऑफ इलास्टिक हो गया, इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट रेट ऑफ इन इलास्टिक हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको इसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल, यह ऑप्शन भी मैंने टिक लगाया हुआ है। और भी इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनको एक प्रश्न और है, निवेश में स्वायत्त वृद्धि होती है, ऑटोनोमस वृद्धि होती है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शनों में से भी ये जो 78 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जरा ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये इसका अंग्रेजी में है, एन ऑटोनोमस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट
इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये IS वक्र को लेकर बात की गई है, और आगे हम LM वक्र पर बात करेंगे, उसके स्लोप की बात करेंगे, उसकी डेरिवेशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ IS और LM का फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या इफेक्ट होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।